Hello guys, our today's topic is important features of a solid catalysis. The 3 points we are going to see over here. The first one is catalytic activity. Okay, what is the act? What sort of a things activate the catalyst, that we are going to understand over here. See, the catalytic of a activity of a catalyst depends on the strength of a chemisorption. Okay, the catalytic activity is actually depends upon the strength of a chemisorption, yani how much stronger bond will form over there. Okay, depend on that basis only the catalytical activities depend. If large number of a reactant molecule may be a gas or a solid, are strongly adsorbed on the surface of a solid catalyst, ठीक है, the catalyst is said to be the active. अगर बहुत सारे reactant molecule यानी adsorbate actually strongly adsorbed on the surface of a solid catalyst, that is adsorbent, then it is said that the overall catalyst is said to be the active. However, if adsorption of a reactant molecule on the surface, that is bond form between the adsorbate and the adsorbent surface, should not be very strong so that they become immobilized. Understood? जब भी bond form होगा between the adsorbate and the adsorbent, it should not be strong, more strong. अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ देन क्या हो जाएगा, डिसऑप्शन प्रोसेस विल नॉट बी पॉसिबल, डायरेक्टली एक कंपाउंड फॉर्म कर लेगा एंड यू नो दैट पार्टिकल्स और वॉट एवर पार्टिकल्स एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, ओके, वो फिर इमोबिलाइज हो जाएंगे, यहाँ पे वहाँ हिल नहीं सकेंगे, ओके, मोबाइल नहीं होंगे. सो दैट इज़ द केस. सो हियर एक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट इज एक्चुअली डिपेंड अपॉन द केमिसॉर्प्शन ओनली. समझ रहे हैं ना? एक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट इज डिपेंड अपॉन कौन से फैक्टर पे डिपेंड है, केमिसॉर्प्शन पे, जहाँ पे इफ़ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इट मे बी गैस और अ सॉलिड, अगर सॉलिड सरफेस पे आ गए यानी एड्जॉर्बेंट के प्लेस पर आ गए और वहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर लिया, देन समझ लो कि वो वेरी गुड कैटालिस्ट है. ओके, क्योंकि देखो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कैटालाइसिस और एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इन कैटालाइसिस. सो जो भी सॉलिड सरफेस या फिर कैटालिस्ट प्रोवाइड द सरफेस एरिया एंड डू स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्प्शन कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग केमिसॉर्प्शन होगा, तब इट इज़ सेड टू बी दैट कैटालिस्ट इज़ वेरी गुड एक्टिव इन नेचर. अंडरस्टूड? अब वन मोर थिंग इज़ देयर कि बॉन्ड जो है बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट यानी सरफेस ऑफ अ कैटालिस्ट एंड द गैस और अ सॉलिड, इट शुड नॉट बी दैट मच स्ट्रॉन्गर. अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ बॉन्ड तो फिर it may be consider that the molecule do present on the surface of adsorbent are immobilized. Understood? वो हिल नहीं पाएंगे, they remains immobilized only. देखो कौन से है जो कैटालिटिकल एक्टिविटी दिखाते हैं. वन इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. बच्चों आपने 10th में पढ़ा होगा दैट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, जहाँ पे पीरियोडिक टेबल था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. 4 ब्लॉक्स रहते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. ठीक है, डी ब्लॉक की पोजीशन क्या है, डी ब्लॉक की पोजीशन इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कहाँ से 3 to 12. अंडरस्टूड ना? पीरियड दिस वन ग्रुप नंबर 3 to ग्रुप नंबर 12, ये जो आता है डी ब्लॉक एलिमेंट सेंटर में. सो डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे Fe है, Fe यानी आयरन, V दैट इज़ वेनेडियम एंड Cr दैट इज़ क्रोमियम आर स्ट्रांगली एक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन गैस, C2H2 दैट इज़ एसिटिलीन गैस, C2H4 इथिलीन गैस, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 means hydrogen gas, CO2 carbon dioxide gas and N2 gas that is nitrogen gas. Understood? So these are the specific in nature and they do have the very good active towards this particular matter. Okay, these gases are active towards Fe, vanadium and chromium. If we talk about the metal like Mn and Cu, manganese and Cu that is copper, so it unable to absorb the nitrogen gas and the CO2 gas. Understood? CO2 nitrogen gas ये दो absorb नहीं कर पाते these two matter. Understood guys? So the only thing we need to remember about the catalytic activity is the activity of a catalyst is depend upon the chemisoption process. जितना ज़्यादा सरफेस और जितना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा वो उसकी एक्टिवनेस ज़्यादा कहेंगे. ओके, आगे बढ़ेंगे फॉर द नेक्स्ट वन, कैटालाइटिक सिलेक्टिविटी. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड एक्चुअली कैटालाइटिक सिलेक्टिविटी. सी गाइस, सम सॉलिड कैटालिस्ट आर सिलेक्टिव इन देयर एक्शन. जो भी सॉलिड कैटालिस्ट है दे आर सिलेक्टिव इन देयर एक्शन. जैसे सेम गैसियस रिएक्टेंट प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट
when they have a different catalyst used. Understood? Gaseous reactant same होंगे and they react together, but obvious it is predicted that they should form same product. Understood? जैसे मीथेन इथिलीन गैस और ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ तो बट ऑब्वियस हम लोग कहेंगे कि एक ही टाइप का सॉलिड, एक ही टाइप का कंपोनेंट एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए. बट इफ यू यूज अ डिफरेंट कैटलिस्ट, अंडरस्टूड, डिफरेंट सॉलिड कैटलिस्ट में भी, तो फिर देर माइट बी अ चांस ऑफ हैविंग डिफरेंट प्रोडक्ट एज वेल. दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक सिलेक्टिविटी. सी द रिएक्शन हियर. अब पहला एग्जाम्पल देख लो ऑन द स्क्रीन. द गैसियस इथिलीन and O2 react to produce different product with a different catalyst. See over here, A reaction देखो स्क्रीन पर, A reaction दिख रही है वो. ओके, अब यहाँ पे C2H4 है, दैट इज गैस, इथिलीन गैस. अंडरस्टूड? अल्कीन का ये फर्स्ट मेंबर है गाइस. हाँ, प्लस O2 गैस. अब इथिलीन ऑक्सीडाइज हो रहा है विद ऑक्सीजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. देख लो PD, दैट इज पैलेडियम, and Al2O3. Al2O3 is a alumina. Understood? Al2O3 is alumina, and here the catalyst uses PD also. So palladium along with Al2O3. जो product form हो रहा है that is 2 molecule of CH3CHO. CH3CHO is a acetaldehyde. Understood? CH3CHO is a acetaldehyde. This is one of the member of a aldehyde group. आपको aldehyde group पता ही होगा. सो इथिलीन गैस या फिर इथीन प्लस O2, C2H4 plus O2, when they use PD along with Al2O3 as a catalyst gives 2 CH3CHO. Okay, the same sort of a reactant with the same number of molecule as well. Yeah, sometimes it may differ in the number of moles. जैसे 2 moles of C2H4 in a gaseous form plus O2, that is ethylene gas with oxygen. यहाँ पे कैटलिस्ट यूज हो रहा है Ag यानी सिल्वर इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3. देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, इथिलीन ऑक्साइड C2H4O. सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H4O. सो पहले वाले में C2H4 प्लस ऑक्सीजन, पैलेडियम यूज किया अलॉन्ग विद द Al2O3, क्या मिला हमें, CH3CHO यानी अल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है. जैसे ही C2H4 एंड ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एंड Al2O3, यहाँ पे कैटलिस्ट चेंज हो गया सिल्वर. ओके, सो हियर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ C2H4O, दैट इज इथिलीन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है. सो डिफरेंट प्रोडक्ट वी आर गेटिंग इफ यू यूज डिफरेंट कैटलिस्ट, दैट इज कॉल्ड कैटालिटिकल सिलेक्टिविटी. वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, इट इज ऑन द स्क्रीन ओनली. ए रिएक्शन देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड react with 3H2, understood, in presence of nickel catalyst, formation of CH4 plus H2O. Okay, carbon monoxide plus 3H2 in presence of nickel catalyst form CH4, that is methane plus H2. Same carbon monoxide react with 2H2. Okay, दोनों reactant same है, carbon monoxide and hydrogen gas. The catalyst used is this time Cu in presence of ZNO and Cr2O3. Copper in presence of ZNO and Cr2O3, that is chromium acid or chromium trioxide or chromic acid. Formation of CH3OH. CH3OH यानी methanol, one of the first member of alcohol actually. So ये form हो रहा है. So CO and H2 react in presence of Ni gives methane and water, but when CO and H2 react in presence of Cu and ZNO and Cr2O3, formation of CH3OH, यानी यहाँ पे different product मिल रहा है. Understood? CH3OH, that is alcohol. So this is called catalytical selectivity. Though the reactant molecules are same, but if we use a different catalyst, then there might be a chance of having different product. Understood? That is called catalytical selectivity. Okay guys, आगे बढ़ते हैं फिर. One more thing, that is shape selective catalysis by zeolites. Zeolite a bit different से वर्ड है आपके लिए, ऑल टुगेदर न्यू वर्ड है एक्चुअली. सी जियोलाइट यानी क्या एग्जैक्टली, एंड व्हाट इज द शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस ऑफ जियोलाइट. सी कैटालिस्ट जो भी होगा, कैटालिस्ट जनरली पोर्स फॉर्म करता है. अंडरस्टूड? एंड पोर्स फॉर्म करने में you know, on some catalyst surface the pores may be smaller, on some catalyst surface the pores may be bigger. Based on that only the reaction will takes place. Understood? Depending upon the size of the pores, in fact the reaction will takes place. Understood guys? अगर small pores catalyst है और bigger size molecule adsorb होने के लिए आ गए, so it won't be possible on that pores. Understood? So that is the, here we are going to see shape selective catalysis by zeolite. अब zeolite एक inorganic compound है which is actually the 3-dimensional network of a silicates.
अब सिलिकेट्स यानी क्या, जनरली सिलिकॉन एटम का नेटवर्क होता है पूरा 3D नेटवर्क सिलिकॉन एटम का, SI का, और उसमें सम ऑफ द सिलिकॉन एटम रिप्लेस बाय एल्यूमिनियम एटम। सो द ओवरऑल फ्रेमवर्क क्या हो जाएगा, AlOSI फ्रेमवर्क। अंडरस्टूड। सिलिकॉन 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 है ऑल टुगेदर इन 3D केस। अलॉन्ग विद दैट सिलिकेट्स यानी सिलिकॉन विथ ऑक्सीजन, ओके, और उसमें सम सॉर्ट ऑफ अ सिलिकॉन इज रिप्लेस बाय एल्यूमिनियम, थोड़े बहुत सिलिकॉन रिप्लेस हो जाएंगे एल्यूमिनियम से, तो ओवरऑल 3D स्ट्रक्चर नेटवर्क बनेगा ऑफ AlOSI। सो उसको बोलेंगे जियोलाइट। गाइस जियोलाइट में के लिए डिटेल फॉर्म है एक्चुअली जब हम लोग P ब्लॉक एलिमेंट एंड S ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने वाले हैं, द चैप्टर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एंड 14 एंड 15, उस चैप्टर में जियोलाइट के बारे में डिटेल टॉपिक दिया है। सो जस्ट याद रखना, जियोलाइट इज़ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हियर जनरली एल्यूमिनियम सिलिकेट is that of say structure where it do have a 3-dimensional network। जनरल फार्मूला है AlOSI। अंडरस्टूड, ओके। अब यहाँ पे जो जब ये एल्यूमिनियम रिप्लेस सिलिकॉन रिप्लेस कर रहा है बाय एल्यूमिनियम, सो दैट रिजल्ट इन द माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड, दैट रिजल्ट इनटू द माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर, इसमें लिटिल बिट पोर्स फॉर्म हो जाएंगे। अंडरस्टूड, जब पोर्स फॉर्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, द रिएक्शन जब होगी तब डेफिनेटली व्हेन द साइज ऑफ सेम साइज ऑफ दैट से adsorbate molecule coming towards that pore only, the adsorption will takes place. See here, the reaction in zeolite are depending on the size and shape of the reactant or product, and also on the pores and the activity of a zeolite. Therefore zeolites are shape selective catalyst। shape selective catalyst क्यों बोलते हैं, क्योंकि it is depend upon the shape of the reactant molecule as well as the shape of the product। क्योंकि समझो zeolite के pores हैं, और pores जैसे मैंने कहा कि smaller size है, जो रिएक्टेंट आ रहा है वो बिगर साइज है, सो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर द जियोलाइट टू एब्जॉर्ब दैट बिगर साइज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मे बी रिएक्टेंट का साइज सेम ही है, समझ लो, पोर्स के अकॉर्डिंगली, बट वॉट एवर द प्रोडक्ट विल गोइंग टू फॉर्म, उसका साइज अगर ज़्यादा है, then also the product will not remain on the surface of a zeolite। that is also one more problem will be there। so whenever there is an adsorption process is going on, so zeolite do have one certain condition where the reactant molecule as well as whatever the product molecule going to be formed, both should have the same size as that of the pores that zeolite do have। understood, जो भी zeolite के pores है की size है वही size के reactant molecule इनफैक्ट product molecule भी होने चाहिए, then and then that catalytic activity will be possible, otherwise it won't be possible। ठीक है, so that is called shape selective zeolites। अब एग्जाम्पल कहाँ पे है शेप सिलेक्टिव जियोलाइट के, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जनरली यूज़ किया जाता है दिस जियोलाइट कैटालिस्ट ZSMS विच कन्वर्ट अल्कोहल डायरेक्टली टू गैसोलीन, alcohol to gasoline, that is petrol, by dehydration, which gives a mixture of hydrocarbon। petrol is the hydrocarbon only। so here the use of conversion of alcohol to gasoline is actually done with the help of this zeolite catalyst। और zeolite catalyst का यहाँ पे फॉर्मूला है ZSM-S। अंडरस्टूड, सो एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, but remember only zeolite catalyst depend upon the shape of the reactant as well as the product molecule। pores के shape के accordingly ही reactant and product होने चाहिए, otherwise that catalytic process will not be possible। okay, तो ये 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए। one is कैटालिटिक एक्टिविटी, एग्जैक्टली एक्टिवनेस किस तरह से होगा, that the things। second one catalytic selectivity based on selection of a catalyst if the reactant molecule are also same but we will get the different product। and finally shape selective catalysis। ओके, तो हमने यहाँ पे कैटालिस्ट कंप्लीट कर लिया। नाउ आई विल गिव यू सम ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोलाइड्स। बाकी का तो हम लोग द कोलाइड्स विल गो इन इन डिटेल विल गो इन नेक्स्ट लेक्चर ओनली। सो आई विल गिव यू द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द कोलाइड्स ओनली। देखो कोलाइड्स क्या है गाइस, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, कोलाइड्स आर दी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपने 9th में एक प्रैक्टिकल किया होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ सोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन। अंडरस्टूड, कोलाइड सोल्यूशन, ऐसा कुछ 9th में एक एक्सपेरिमेंट था, आई होप आपने किया होगा वो लैब में। अब वहाँ पे सोल्यूशन में अगर जो सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन, इट इज़ ट्रांसपेरेंट। अंडरस्टूड नो, ओके, जहाँ पे लाइट पास हो जाती है। ओके, बट ऑन द कोलाइड इट इज़ ट्रांसल्यूएंट,
जहाँ पे लाइट इजीली पास नहीं होती, स्प्रेड आउट हो जाती है विद इन दैट मॉलिक्यूल ओनली। अंडरस्टूड नो? सो ये है कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल सोल्यूशन जो था प्योर सोल्यूशन और ट्रू सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर था, यानी एक सॉलिड मटेरियल भी लिक्विड में डिजोल्व कर ले और स्टर करे तो हम लोगों को एट दी एंड क्या मिलेगा? ओनली लिक्विड फॉर्म। जैसे सॉल्ट सॉलिड है और डिजोल्व कर लेते हैं लिक्विड वाटर में, देन ऑल्सो एट दी एंड वी आर गेटिंग अ लिक्विड सॉल्ट सोल्यूशन। अंडरस्टूड ना? इफ़ वी आर डिजोल्विंग शुगर दैट इज सॉलिड इनटू द वाटर, वी आर गेटिंग द शुगर सोल्यूशन इन द लिक्विड फॉर्म ओनली। और उसमें से लाइट पास करो तो द ऑल द रेज ऑफ द लाइट, विजिबल लाइट स्पेशली, पास थ्रू इट। अंडरस्टूड? सो दैट इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। बिकॉज दैट्स वाई ट्रू सोल्यूशन के पीछे अगर कुछ कंपोनेंट है तो लाइट पास होने की वजह से हम लोग को वो दिख जाएगा। ऑन दी अदर हैंड सस्पेंशन को या फिर कोलाइडल सोल्यूशन में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट पास ही नहीं होती। ओके अब वो पास नहीं क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ द ग्रेटर साइज ऑफ दैट मटेरियल प्रेजेंट इन द कोलाइडल सोल्यूशन कंपेयर टू द ट्रू सोल्यूशन। सो ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर ओवर हियर। सी, कोलाइड्स आर द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ओके सोल्यूशन क्या थे? वी आर कंपेयरिंग ओवर हियर द सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन एंड द कोलाइड। हाँ, सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर, colloids are the heterogeneous mixture. Understood? So the component of the colloid present in the largest form. अब देखो जनरली सोल्यूशन में जो दो पार्ट है, पहले सोल्यूशन समझ लो। सोल्यूशन में solution is made of two things, one is solute and other one is solvent. Understood? In the solution solute proportion is lower and in the solution solvent proportion is higher. Understood? अगर हमें शुगर सोल्यूशन बनाना तो मैं 100 ml 200 ml या फिर 250 ml वाटर लूँगा या फिर 1 लीटर वाटर लूँगा और उसमें 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम में भी 15 ग्राम शुगर ऐड कर दूंगा, बट शुगर का प्रोपोर्शन कम है वहाँ पे, तो शुगर इज़ अ सॉल्यूट एंड वाटर इज़ अ सॉल्वेंट ओवर देयर। अंडरस्टूड? सो जो लोअर प्रोपोर्शन में है उसको ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट कहते हैं और जो हायर प्रोपोर्शन में उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अंडरस्टूड? हियर ऑल्सो दिस कोलाइड्स आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टू थिंग्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बट यहाँ पे कोलाइड्स में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वर्ड रिप्लेस बाय द टू अदर वर्ड जो आपको बोल्ड फॉर्म में दिख रहा है स्क्रीन पर, डिस्पर्जन मीडियम एंड सेकंड वन इज डिस्पर्स फेज। ठीक है? सो हियर सो द कंपोनेंट ऑफ द कोलाइड्स प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन is called dispersion medium. Understood? Component of colloids present in a larger proportion, यानी higher proportion में है, solution में उसको solvent कहते हैं, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? dispersion medium. And component present in the smallest proportion is called disperse phase. Understood? Smallest proportion में क्या है? disperse phase, यानी solute को यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग? disperse phase. Okay? See here, the essential difference between solution and colloids इज अब द पार्टिकल साइज ओनली। पार्टिकल साइज का डिफरेंस है जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा। ओके अब पार्टिकल साइज कौन सा है? सोल्यूशन जनरली कंटेन द सॉलिड पार्टिकल इन द डायमीटर ऑफ 0.1 to 2 नैनोमीटर। अंडरस्टूड? सॉलिड पार्टिकल का डायमीटर 0.1 to 2 नैनोमीटर, वाइल कोलाइडल सोल्यूशन और कोलाइड्स कंटेन्स डिस्पर्स फेज particle size in the range of 2 to 500 नैनोमीटर। अंडरस्टूड? 2 to 500 नैनोमीटर के रेंज में होगा यहाँ पे। सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट है वाइल कोलाइड्स आर ट्रांसल्यूसेंट, जो स्टार्टिंग में ही कहा था मैंने, लाइट पास होगी नहीं होगी। एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस वन, कोलाइड्स आर नॉट यूज टू सेपरेट ऑन स्टैंडिंग। हेट्रोजीनियस सोल्यूशन जो होता है एक्चुअली हेट्रोजेनियस मिक्सचर ही है, बट हेट्रोजेनियस मिक्सचर का दूसरा जो टाइप है जहाँ पे अगर सॉल्ट और वाटर को हम लोग सैंड एंड वाटर को हम लोग डिज़ोल्व कर ले तो इनिशियली लगेगा डिज़ोल्व हो गया, बट उसको स्टैंडिंग में रखे फॉर अ सर्टन टाइम तो फिर 2 लेयर सेपरेट हो जाएंगे। कोलाइड्स में ऐसा नहीं होगा, कोलाइड्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट डू नॉट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग। मिल्क इज़ वन ऑफ द कोलाइडल मिक्सचर एक्चुअली। तो अगर हम लोगों को मिल्क हम ये रखेंगे स्टैंडिंग में रखेंगे तो यानी विदाउट डिस्टर्बेंस एक साइड में रख दिए तो ऐसा नहीं होगा कि मिल्क के जो पार्टिकल साइज बिगर होंगे वो सेटल हो जाएंगे एट द बॉटम, ऐसा नहीं होगा। इट विल रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अंडरस्टूड? सो द कोलाइडल सोल्यूशन डू नॉट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग। एग्जाम्पल क्या है? ब्लड इज द कोलाइडल, सॉइल, मिल्क, डिफरेंट जेलीज आती है, स्टार्च सोल्यूशन। ओके ये सारे एग्जाम्पल है कोलाइड्स के। Understood guys? So this is all about the colloids only. It is a heterogeneous mixture. Here particle size of a dispersed phase is little bit more compared to the solute present in the solution only. कितना particle size है? 2 to 500 नैनोमीटर। यहाँ पे भी 2 कंपोनेंट होते हैं, वन इज सॉल्यूट सॉल्वेंट, बट उसका यहाँ पे नाम है डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। डिस्पर्सन मीडियम इज सॉल्वेंट एंड डिस्पर्स फेज इज सॉल्यूट। अंडरस्टूड? थैंक यू।